अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। हम डिस्कस करेंगे क्लोराइड्स और उनकी क्लासिफिकेशन। पहले उसने क्लोराइड्स को डिफ़ाइन किया है। हम इसकी डिफ़ाइन स्टडी करते हैं। क्लोरीन फॉर्म्स कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स नोन एज क्लोराइड्स। बेसिकली जो कंपाउंड क्लोरीन बनाता है ना, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं क्लोराइड्स का। जैसे आपने एग्जांपल देखी होगी NaCl। इसमें देखें तो क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है सोडियम के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। तो क्लोराइड बेसिकली क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं जो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3 देखें तो ये आपका ग्रुप नंबर 3 है। इस ग्रुप नंबर 3 का जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है ना, वो है क्लोरीन। तो इसके कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं क्लोराइड्स का। नेक्स्ट वो कहता है दीज क्लोराइड्स शो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर व्हेन वी ऐड देम इनटू द वाटर रिजल्टिंग इन द सॉल्यूशंस दैट कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल। जब इसको हम वाटर में हल करते हैं ना, क्लोरीन के कंपाउंड्स को या क्लोराइड्स को, तो हमें कुछ खास किस्म के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और उन रिएक्शंस को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, या तो वो न्यूट्रल क्लोराइड्स होंगे या वो एसिडिक क्लोराइड्स होंगे। तो अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स को। बेसिकली न्यूट्रल क्लोराइड्स उन क्लोराइड्स को कहते हैं जब उनको पानी में हम हल करें ना, तो हमें एक न्यूट्रल सोल्यूशन मिले। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब है वो ना सोल्यूशन एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, और उस न्यूट्रल सोल्यूशन की pH कितनी होनी चाहिए, 7। तो उस सोल्यूशन को हम नाम देंगे न्यूट्रल सोल्यूशन, और वो क्लोराइड्स को नाम दे देंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स का। अब इसकी डिफाइन रीड करते हैं। न्यूट्रल क्लोराइड्स आर द सॉल्ट्स दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सोल्यूशन विद अ pH क्लोज टू 7। तो ये ऐसे क्लोराइड्स होते हैं जिनको हम पानी में जब हल करते हैं तो हमें एक न्यूट्रल सोल्यूशन मिलता है, और उस सोल्यूशन की pH 7 के करीब होती है। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड नंबर 3 क्लोराइड सोडियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। कहता पीरियोडिक टेबल के जो शुरू में दो एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड के अंदर, सोडियम और मैग्नीशियम, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो फिर ये पानी में सॉल्युबल कैसे होते हैं, अब हम वो स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम सोडियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड को पानी में हल करते हैं तो वो कैसे सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे NaCl की। बेसिकली जब NaCl को मैं पानी में हल करूँगा ना, तो ये दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक है सोडियम Na पॉजिटिव, और दूसरा आयन है क्लोराइड आयन जो कि है Cl-। अब सोडियम की बात करें तो इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ गया। और दूसरा हमारा आयन है क्लोराइड आयन जिस पर चार्ज है नेगेटिव। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो ऑपोजिट आयंस होते हैं या ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो पानी का ये फार्मूला होता है OH2, एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो भी जो मैंने बात की कि ऑपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। अब ये जो हमारा क्लोराइड का आयन है ना, जिस पर चार्ज है नेगेटिव, इसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे हाइड्रोजन जिन पर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव का, क्योंकि इन दोनों पर अब चार्ज क्या हो गया, ऑपोजिट। तो ये इस क्लोराइड के आयन को सराउंड कर लेंगे हर साइड से। तो यहाँ पे देखें इन्होंने इसको सराउंड कर लिया है हर साइड से। तो इस तरह से क्लोराइड आयन के गिर्द हाइड्रोजन आयन जमा हो जाएंगे, जबकि जो सोडियम का आयन है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव का। तो वहाँ पे उल्ट होगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन वाली साइड जो है ना वो इस सोडियम के पास आ गई है। तो ये दो हम इस में डिवाइड हो जाएंगे, एक क्लोराइड आयंस में और एक सोडियम आयंस के अंदर। और क्लोराइड आयंस में इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे हाइड्रोजन, और Na पॉजिटिव के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो NaCl है जब उसको पानी में हल करेंगे तो वो इस तरह से सोलबल होता है पानी के अंदर। अब हम इसको रीड करते हैं। द सोल्यूशन फॉर्म्ड कंटेन द पॉजिटिव मेटल आयंस एंड द नेगेटिव क्लोराइड आयंस सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। वही बात कर रहा है जो भी हमने डिस्कस की है कि जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें क्लोराइड के आयंस भी है और उसमें सोडियम के आयंस भी है, जिनको पानी के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। दीज आयंस आर नोन एज हाइड्रेटेड आयंस। इन आयंस को हम नाम देते हैं हाइड्रेटेड आयंस का, क्योंकि इनको पानी के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रेशन का। तो हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सोलवेंट है, जो हमारा इस केस में वाटर है, वो आयंस के गिर्द सराउंड हो जाता है। अब यहाँ पे उसने रिएक्शंस भी मेंशन कर दिए हैं। जैसे NaCl है, उसको पानी में हल किया तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, और उस सोल्यूशन की pH कितनी है, 7, इसलिए हमने इसको नाम दिया है
न्यूट्रल क्लोराइड्स का। और मैग्नीशियम क्लोराइड को भी जो पानी में हल किया तो वो मैग्नीशियम के आयन और क्लोराइड के आयन में कन्वर्ट हो गया और इस सोल्यूशन की पीएच है 6.5 जो कि न्यूट्रल के करीब है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एसिटिक क्लोराइड्स को। और अगर आप नाम पे गौर करें तो ये वो क्लोराइड्स होंगे जो कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे सोल्यूशन को वो एसिटिक कर देंगे, यानी उस सोल्यूशन की पीएच जो है ना वो 7 से कम हो जाएगी, इसलिए इसको हमने नाम दिया है एसिटिक क्लोराइड्स का। If we move in period number 3 from aluminium to sulfur, all the chlorides react with the water to make the acidic solution with pH less than 7। कहता है कि अगर हम एलुमिनियम से मूव करें सल्फर की तरफ तो ये जो आयंस है ना चारों, ये हमें सोल्यूशन जो देते हैं वो देते हैं एसिडिक सोल्यूशन जब इसको पानी में हम हल करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल डिस्कस किया है AlCl3 की। When AlCl3 is added to water, aluminium and chloride ions dissociate in the solution। जब हम AlCl3 को वाटर में हल करते हैं ना तो वहाँ पे दो किस्म के आयंस आ जाते हैं, एक आते हैं एलुमिनियम के और दूसरे आयन आ जाते हैं क्लोराइड के। क्लोराइड पे अभी देखा नेगेटिव चार्ज है और एलुमिनियम के आयंस पर होता है +3 का चार्ज। नेक्स्ट क्या होता है, Al3+ ion is hydrated and cause water molecules to lose an H+ ion। This process is known as hydrolysis। अब वहाँ पे होता ये है कि जो एलुमिनियम के आयन्स है ना उनके गिर जमा हो जाती है वाटर के मॉलिक्यूल्स, और जो एलुमिनियम का आयन है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ कर देते हैं। तो जब हाइड्रोजन के आयंस रिलीज़ हो जाएंगे तो जो सोल्यूशन होता है ना वो एसिटिक बन जाता है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया है एसिटिक क्लोराइड्स का। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना वो ब्रेक हुआ है और इस वजह से जो है ना आगे रिएक्शन हुआ है। दिस टर्न्स द एसिटिक सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। अब उसने रिएक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की है। पहला रिएक्शन अगर हम देखें तो ये वो है एलुमिनियम के क्लोराइड का, उसने ये वाटर के साथ रिएक्शन की है तो वहाँ पे दो चीज़ें बनी हैं, एक हमारा HCl बना और एक हमारा बेस बना है। अब ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, एसिटिक हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल उसने दिए हैं सिलिकॉन के क्लोराइड के साथ में वाटर का रिएक्शन हुआ है, उसमें भी देखें तो HCl बन रहा है, तो ये भी सोल्यूशन कौन सा होगा, एसिटिक। और लास्ट में एग्जांपल है PCl3 की, उसने भी जब वाटर के साथ रिएक्शन की है तो वहाँ पे एसिड बन रहा है, तो ये सोल्यूशन भी क्या होगा, एसिटिक होगा। तो एसिटिक क्लोराइड्स जब भी वाटर में हल होंगे वो सोल्यूशन को एसिटिक कर देंगे और एसिटिक सोल्यूशन की pH जो है वो 7 से कम होती है। नेक्स्ट उसने आपके टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl to give ZnCl2 and with NaOH gives Na2ZnO2। गिव इक्वेशन एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ द ऑक्साइड। उसने एक ऑक्साइड दिया है ZnO, वो पूछ रहा है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं HCl के साथ और दूसरा इसका रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ तो हमें कंपाउंड कौन से मिल रहे हैं, ZnCl2 और Na2ZnO। तो आपने इसकी इक्वेशंस लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस आपको लिख दी हैं। जब इसका रिएक्शन HCl के साथ हुआ है तो एक कंपाउंड बना है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, साथ में वाटर बना है, और दूसरे रिएक्शन में बना है Na2ZnO, साथ में वाटर रिलीज़ हुआ है। नेक्स्ट उसने पूछा था कि इसकी टाइप कौन सी है, तो ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्यों है, अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने रिएक्शन किया है एसिड के साथ, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन हो गया, और यहाँ पे उसने रिएक्शन किया है बेस के साथ। तो वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे तो हमने उसको नाम दिया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, लिहाजा जिंक ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बी क्वेश्चन है, वाई AlCl3 इज एन एसिटिक हैलाइड बट NaCl इज नॉट। वो पूछ रहा है कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये एसिटिक हैलाइड क्यों है और NaCl क्यों नहीं है। अभी हमने AlCl3 वाली एग्जांपल पढ़ी है, उसमें हमने देखा था कि जब AlCl3 को वाटर में हल किया तो उसने सोल्यूशन को एसिटिक बना दिया, इसलिए एसिटिक हैलाइड है। तो वही बात यहाँ पे दोबारा भी लिखती है, व्हेन AlCl3 इज एडेड टू वाटर एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड आयंस डिसोसिएट इन द सोल्यूशन। जब उसको पानी में हल करते हैं तो एल्यूमिनियम के और क्लोराइड के आयंस अलग-अलग हो जाते हैं। एल्यूमिनियम आयन इज हाइड्रेटेड एंड कॉजेज अ वाटर मॉलिक्यूल टू लूज एन हाइड्रोजन आयन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, दिस टर्न्स द सोल्यूशन एसिटिक। तो जो एल्यूमिनियम का आयन है वो वाटर में से हाइड्रोजन के आयंस को रद्द कर देता है, तो जब सोल्यूशन में H+ आयंस बढ़ जाएंगे तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिटिक है, इसलिए AlCl3 हमारा एसिडिक हैलाइड है।
जबकि अगर हम बात कर लें NaCl3 की, तो उसकी रीज़न क्या है? वाइल सोडियम इज़ अ लार्ज आयन विद अ लो चार्ज डेंसिटी डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंटरेक्ट विद वाटर और हाइड्रोलाइज। अभी हमने एग्जांपल उसकी पढ़ी थी NaCl की, उसमें हमने देखा था कि वहाँ किसी भी किस्म का वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ क्या होता था, सोडियम के और क्लोरीन के आयंस के पानी के मॉलिक्यूल ने जमा होना था। तो इसलिए वहाँ पे जो सोल्यूशन होता है वो ना एसिडिक बनता है, ना ही वो बेसिक बनता है। When an NaCl dissolve, it simply dissociate into Na positive and Cl minus ions resulting in a neutral solution। तो वहाँ पे सिंपल क्या होता है, NaCl अलग अलग हो जाता है Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में, और जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल ही रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट वेदर द क्लोराइड्स PCl5 and Cl3 वुड बी एसिडिक और बेसिक, गिव रीजन। उसने दो क्लोराइड्स के बारे में पूछा है, PCl5 और एक NaCl3 के बारे में, कि ये एसिडिक है या बेसिक, और आपने रीज़न भी बतानी है। तो पहले हम देखते हैं PCl5 के बारे में। फॉस्फोरस इज़ अ नॉन मेटल। अब PCl5 में फॉस्फोरस मौजूद है जो कि नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल क्लोराइड्स जनरली हाइड्रोलाइज इन वाटर टू फॉर्म एसिड। तो वो कह रहा है जो नॉन मेटल्स के क्लोराइड है ना, जैसे PCl5 है, ये पानी में जाके एसिड बनाते हैं। PCl5 रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl। अब इसका रिएक्शन अगर आप देखें तो उसमें PCl5 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और साथ में दो एसिड बन रहे हैं, तो सोल्यूशन हमारा क्या हो गया? एसिडिक। तो ये हमारा एसिडिक हैलाइड हो गया। अगर हम बात करें NCl3 की, NCl3 हाइड्रोलाइज इन वाटर टू फॉर्म अमोनिया एंड HOCl विच इज़ एन एसिड। NCl3 भी यही काम करता है, जब पानी में उसको हम हल करते हैं तो वहाँ पे वो एसिड हमें देता है। अब यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखें तो उसमें दो चीज़ें बन रही हैं, एक NH3 वो बेस है, लेकिन ये वीक बेस है तो इसका असर कम होगा, जबकि जो साथ एसिड बन रहा है ये इससे स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा जो सोल्यूशन है वो ओवरऑल क्या होगा? एसिडिक होगा। तो NCl3 भी हमारा एसिडिक हैलाइड हो गया। डी क्वेश्चन है, वुड SO2 एंड P2O5 रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 और विद NaOH। उसने पूछा है कि SO2 और P2O5 जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। बोथ SO2 एंड P2O5 आर एसिटिक ऑक्साइड। पहली बात यह है कि SO2 और P2O5 दोनों जो है ना वो एसिटिक ऑक्साइड हैं, और एसिटिक ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ, ना कि एसिड के साथ। सो दे विल रिएक्ट विद द बेसिस नॉट विद द एसिड। अब हम इनके रिएक्शंस भी देख लेते हैं। SO2 का रिएक्शन हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, तो ये दो कंपाउंड बन गए। इसी तरह जब P2O5 ने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया है तो ये हमारे कंपाउंड बन गए। तो ये रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ, ना कि एसिड्स के साथ। आपके चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। बेसिकली जो अभी हमने ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स के बारे में पढ़ा है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आता है वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं ना, उन एटम्स पर मौजूद चार्ज को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। जैसे एग्जांपल हमने डिस्कस की है सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड में एक है Na आयन और एक है क्लोरीन का आयन। Na पर चार्ज होता है +1 का और क्लोरीन पर चार्ज होता है -1 का। तो ये जो +1 का चार्ज है और ये -1 का चार्ज है ना, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +1 की और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 की, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर का भी नाम दे देते हैं। अब इसको हम ट्रीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन दैट एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल और आयन के अंदर जो एटम मौजूद है उस एटम पर मौजूद चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ आल्सो रेफर टू एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट उसने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इन आयनिक कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज अ चार्ज विच अपीयर्स ऑन द आयंस। अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करें ना, जैसे ये NaCl है, तो इस पर जो आयन का चार्ज होगा ना वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सोडियम पर चार्ज कितना है +1 का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे क्या है +1। क्लोरीन पर चार्ज -1 का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है -1 का। लेट्स एग्जामिन द ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड द क्लोराइड्स ऑफ द थर्ड पीरियड। वो थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। The oxidation number of an element of third period in its oxide or chloride correspond to the number of electrons used for the bonding and is always positive। वो कहते हैं जो पीरियड नंबर 3 के क्लोराइड्स या ऑक्साइड होते हैं ना, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स वो यूज़ करते हैं बॉन्डिंग के लिए, वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बिकॉज ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स। उसकी वजह ये है कि उसमें जो ऑक्सीजन और क्लोरीन मौजूद है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव का होगा, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर मैचेस द ग्रुप नंबर इन रिफ्लेक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर से भी मैच करता है, जिसका मतलब होता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे Na की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो इसका चार्ज भी देखें तो कितना है? +1 का। नेक्स्ट आपकी बुक में इस टॉपिक के साथ ये टेबल दिया गया है। इस टेबल में उसने ऑक्साइड्स एक तरफ लिखे हैं और दूसरी तरफ क्लोराइड्स लिखे हैं, और इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर भी उसने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 रीड करते हैं। इन द ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम +1 इन सोडियम टू +6 इन द सल्फर। अगर हम ऑक्साइड को देखें ना, तो ऑक्साइड में जो सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 का, और ये नीचे को जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। और मैक्सिमम कहाँ पे ये आ रहा है? मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है सल्फर का, जो कि है +6। इन द क्लोराइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम +1 इन सोडियम टू +5 इन फॉस्फोरस। अगर हम क्लोराइड्स की बात करें तो क्लोराइड्स में भी सोडियम का +1 है, और यहाँ से स्टार्ट हो गया मैक्सिमम ये बढ़ रहा है +5 तक, जो कि है फॉस्फोरस का। Phosphorus and the sulfur exhibit several oxidation number because they can expand their octet by exciting electrons into the empty 3d orbitals। कहते हैं ये जो फॉस्फोरस और सल्फर है ना, इनके ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज़्यादा भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे भी देखें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। तो फॉस्फोरस और सल्फर ऐसे एटम्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है? कहते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बाज़ दफ़ा 3d ऑर्बिटल्स के अंदर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इन SO2 सल्फर हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4 बिकॉज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो ये SO2 है, SO2 में देखें तो +4 का ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब इसने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए हैं SO2 के अंदर। While in SO3 sulfur has an oxidation number of +6 because all the 6 electrons are used for bonding। लेकिन इसके ऊपर देखें तो SO3 के अंदर उसने यूज़ किए हैं +6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन उसने यूज़ किए हैं, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6 का। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर हमने मेन 3 बातें डिस्कस की हैं। पहली बात हमने देखी थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl है, उसमें जो चार्ज आयन का होता है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि जो ग्रुप का नंबर होता है ना, आमतौर पे एलिमेंट्स का या एटम्स का, वही ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। और तीसरी बात हमने अभी की है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बाज़ एलिमेंट्स का वेरी भी करता है, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस टॉपिक के साथ भी इसने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 एंड SO3। SO2 के अंदर और SO3 के अंदर आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं SO2 के अंदर। सपोज S के अंदर हम कह देते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, क्योंकि हमने फाइंड करना है इसलिए हम उसको X नाम दे रहे हैं। अब ये SO2 है, तो SO2 में S को मैंने लिख दिया X, और जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है आमतौर पे -2 का। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा -4। जब इस -4 को मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास जवाब आएगा +4 का। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO2 में कितना होगा? +4। अब हम देखते हैं SO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यहाँ पे हम इसको कह लेते हैं Y। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन पर चार्ज है -2 का, और 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जवाब मेरे पास है -6। -6 को जब उधर ले जाएंगे तो +6 हमारा फाइनल आंसर निकल गया है। तो SO3 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का वो है +6। बी क्वेश्चन है वाई सम p ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है p ऑर्बिटल्स के बाद एलिमेंट, जैसे अभी हमने देखा फॉस्फोरस और साथ में सल्फर, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की रीजंस क्या है कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। एलिमेंट्स इन द p ब्लॉक फ्रॉम द 3rd पीरियड ऑनवर्ड फॉस्फोरस सल्फर हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। अब इनके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में फील हो रहे होते हैं। These d orbitals can participate in bonding, allowing the atom to expand its offset। अब होता है कि बाज़ इलेक्ट्रॉन्स ना इनके d ऑर्बिटल्स के अंदर भी चले जाते हैं क्योंकि वो एम्प्टी होते हैं।
जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट बढ़ जाता है एंड फॉर्म्स मोर बॉन्ड्स लीडिंग टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए ये एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं और इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ पे आपके इस चैप्टर नंबर 1 के थ्योरी के लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। आज हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।